आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 12 की, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे आपका रहेगा बिजनेस स्टडीज। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा हिंदी। चौथे नंबर पे आप पढ़ेंगे इंग्लिश। पांचवें नंबर पे आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर। अच्छा, ये जो सिलेबस है वो यूपी बोर्ड के बारे में है। यूपी बोर्ड 2026 को मुख्य रूप से हम टारगेट कर रहे हैं। 2027 26-27। तो ये सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपके रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो आज हम अकाउंट्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर देखो हम बात करते हैं अकाउंट्स की, क्लास 12 अकाउंट्स यूपी बोर्ड, तो उसके अंदर केवल और केवल आपको 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका रहेगा पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। दूसरे नंबर पे आपका रहेगा कंपनी, जिसे हिंदी में कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। तीसरे नंबर पे बाबूजी आपका रहेगा रेशियो एनालिसिस। और चौथे नंबर पे लास्ट आपका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं अनुपात विश्लेषण। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं नकद प्रवाह विवरण। या रोकड़ प्रवाह विवरण। अच्छा, पार्टनरशिप फिर इन्होंने 4 भागों में बांट दी है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इसके अंदर आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसे हिंदी में नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु। चौथे नंबर पे रहेगा सर आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। इसी तरीके से कंपनी भी आपकी 4 भागों में बांट दी गई है इस बुक के अंदर। सबसे पहला आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको कंपनी की बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से किया जाता है, कि मतलब कंपनी किस प्रकार से बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप कंपनी का इंट्रोडक्शन के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इशू ऑफ शेयर। कुछ बुक्स के अंदर इसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नाम से भी दिया गया है। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा सर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन। चौथे और लास्ट नंबर पे आपका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।
देखिए, अगर मैं बात करता हूँ क्लास 12th में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसमें आज हमने सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करा है जिसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर आपके मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ने को मिलने वाले हैं आपको पूरी यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद भी अब ये चारों टॉपिक में से पहले जो 2 टॉपिक है वो 4-4 भागों में वर्गीकृत कर दिए गए हैं, जबकि टॉपिक 3 की अगर आप बात करते हैं तो इसका कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, इसको किसी भी भागों में नहीं बांटा गया है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अपने आप में केवल ये एक टॉपिक है, इसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। आज हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स में वो है आपका पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 12th अकाउंट्स में हमने आपको बता दिया कि कितने टॉपिक रहते हैं। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। हम यहाँ पर ना तो हिंदी में लेकर के चलेंगे ना इंग्लिश में लेकर के चलेंगे, हम यहाँ इंग्लिश में लेकर के चलेंगे, मतलब हिंदी में भी चीज़ें आपको समझाएंगे और इंग्लिश में भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। हिंदी में हम इसे कहते हैं साझेदारी, एक परिचय। इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि भैया हमें क्या क्या थ्योरी इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का हमारे पास पहले दिन जब आते हैं यही कभी कभी प्रश्न रहता है कि भैया थ्योरी क्या होती है, न्यूमेरिकल क्या रहता है। देखिए, थ्योरी वो होती है जिसमें आपको प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे वो कह देगा भाई साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई साझेदारी यही होती है। साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार कर लिया है, जो कि उनमें से किसी एक, दो या फिर सभी की ओर से संचालित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको उसका आंसर लिखना होता है, उसे हम कहते हैं थ्योरी। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आपसे वो, जहाँ पे आप नंबर्स के साथ में खेलते हैं, मतलब यहाँ पे आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए दे देगा, कह देगा कि भाई किसी फर्म में 2021 में इतने का प्रॉफिट हुआ, 2022 में इतने का प्रॉफिट हुआ, 2023 में इतने का प्रॉफिट हुआ। इन 3 वर्षों के लाभों के आधार पर आप ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे ये जो प्रश्न है वो थ्योरी का नहीं है बल्कि किसका है, न्यूमेरिकल का। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी क्लासेस के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ साझेदारी एक परिचय इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है वो है साझेदारी का अर्थ, कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की परिभाषा, कि इसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ें सीखनी है वो है साझेदारी की विशेषताएं, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले अगर मैं साझेदारी के अर्थ की बात करता हूं तो उसे समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा साझेदारी के बारे में कि एक्चुअल में भैया साझेदारी होती क्या है। देखिए, अगर आपको अच्छे से समझना है साझेदारी, चीज़ों को आप रटना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को आप अच्छी तरीके से याद करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्यावसायिक संगठन के काफ़ी सारे स्वरूप होते हैं। व्यावसायिक संगठन के जो है वो काफ़ी सारे स्वरूप होते हैं, जिसमें एक होता है एकाकी व्यवसाय, दूसरे नंबर पे होती है बाबूजी आपकी साझेदारी,
और तीसरे नंबर पे रहती है शराब की कंपनी। अच्छा भैया, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, एकाकी व्यवसाय क्या होता है? जिसमें केवल और केवल एक ही व्यक्ति होता है और अधिकतम भी इसमें एक व्यक्ति होता है। यही इसमें पूंजी लगाता है और यही इसका सारा का सारा रिस्क बियर करता है, मतलब समस्त जोखिम यही उठाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। उसे हम नाम देते हैं एकाकी व्यवसाय का, मतलब यहाँ पर केवल एक व्यक्ति रहेगा। साझेदारी में क्या होता है? साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है जी। और कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी भी मोटे तौर पे आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, जिसके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ मिलेगा आपको हमेशा, और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी, जिसके नाम के आगे आपको हमेशा एलटीडी शब्द लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो या तो उसके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा होगा या फिर उसके नाम के आगे एलटीडी लिखा होगा। सपोज दैट मोहित सक्सेना क्लासेस एमएससी पीवीटी एलटीडी, अगर ऐसे करके आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है किसी भी कोचिंग का नाम, तो आप समझ जाना कि ये जो पर्टिकुलर कोचिंग है वो एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है एमएससी एलटीडी, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो मोहित सक्सेना क्लासेस नाम की कोचिंग है वो एज ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक होता है एकाकी व्यवसाय, एक होता है साझेदारी, एक होता है कंपनी। एकाकी व्यवसाय में केवल एक व्यक्ति होगा, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। इसके विपरीत अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी में, निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम सदस्यों की संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक सार्वजनिक कंपनी में कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज है। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो कि एकाकी व्यवसाय कर रहा है, अकेला व्यवसाय कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप की तरफ क्यों जाएगा? हो सकता है कि उसे पैसे की जरूरत हो। ठीक है जी। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अकेला व्यक्ति कोई कोचिंग चला रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है? एक्सपेंशन करना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी लोकल एरिया में कोचिंग चला रहा है और वो चाहता है कि मैं ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को जो एक्सपेंड करूं, तो उस कंडीशन में पैसे की आवश्यकता होगी। मान लो मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अपने फ्रेंड से जाकर के बात करूंगा कि भाई ऐसा है कि मैं पिछले 9-10 सालों से कोचिंग चला रहा हूँ जो कि प्रॉफिटेबल है, आप एक काम करो, इस बिजनेस में मेरे आप पार्टनर बन जाओ और जितना भी प्रॉफिट होगा हम बराबर बांट लेंगे। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि भैया अपनी जो कोचिंग है वो अब पार्टनरशिप में चला रहे हैं, साझेदारी में चला रहे हैं। ठीक है जी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो साझेदारी के अर्थ में आपको यही लिखना है कि एकाकी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उदय हुआ और साझेदारी की कमियों को दूर करने के लिए, बस यहीं तक, कि एकाकी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उदय हुआ। क्योंकि प्राय ऐसा देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास पूंजी तो पर्याप्त मात्रा में होती है, मतलब पैसा तो उनके पास होता है, लेकिन उनके पास योग्यता का अभाव होता है, मतलब उनके पास योग्यता नहीं होती है। हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास ना हो पढ़ाने का या किसी भी चीज़ का। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास योग्यता तो होती है लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है। इस प्रकार के व्यक्तियों के सामूहिकरण को ही साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको साझेदारी का अर्थ समझ में आया होगा। इसी तरीके से चीजें आपको लिख करके आनी है। साझेदारी की परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो साझेदारी की परिभाषा में क्या है कि एक कानून हमारे देश में बना हुआ है जिसका नाम है साझेदारी अधिनियम 1932। देखिए, साझेदारी अधिनियम 1932 जो हमारे देश में बना गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साझेदारी क्या होगी। मतलब हम जब काफी ज्यादा परेशान थे, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साझेदारी क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम साझेदारी अधिनियम 1932 जब हमने खोल करके देखा तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि साझेदारी
उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार कर लिया है, जो कि उनमें से, इसे इरेज करना पड़ेगा यार, जो कि उनमें से किसी एक, दो अथवा सभी की ओर से संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। आई होप आपको साझेदारी की परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि कई बार यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि भाई साझेदारी को परिभाषित कीजिए, तो आपको इसी तरीके से लिख करके आना है। तीसरे नंबर पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको साझेदारी की विशेषताएं मैं अच्छी प्रकार से समझा सकूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं साझेदारी की विशेषताओं की, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं भैया, इसमें सबसे पहले अंग्रेजी में कहते हैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, कैसे पहचानेंगे कि आप कोई भी व्यवसाय जो है वो साझेदारी है, एकाकी व्यवसाय या कंपनी नहीं है। देखिए, डेफिनेशन से ही, परिभाषा से ही हम इसकी विशेषताएं बनाएंगे। जैसे परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी विशेषता बनेगी दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। जैसे भी हमने बताया था कि कम से कम दो व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। बैंकिंग व्यवसाय की दशा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। इसमें भी जो माइनर है, अवयस्क है, उसे हम साझेदार के रूप में अपनी फर्म में शामिल नहीं कर सकते हैं, भले ही हम उसे लाभों में हिस्सा दे दें। यहाँ पे अवयस्क वो व्यक्ति होता है, माइनर वो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो विशेषता बनेगी वो बनेगी आपसी संबंध। तो दूसरे नंबर पे हम यह लिखते हैं आपसी संबंध कि साझेदारी के लिए साझेदारों के बीच आपसी संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति मिलकर के किसी एक व्यवसाय को करते हैं कि तो उस कंडीशन में राम श्याम का पार्टनर होगा और श्याम राम का पार्टनर होगा। इसी प्रकार से ए और बी मिलकर के अगर बिजनेस को किसी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ए बी का पार्टनर होगा और बी ए का पार्टनर होगा। तीसरे नंबर पे हमारी जो इसमें विशेषता निकल करके आती है वो है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो निकल करके आती है वो आती है व्यवसाय। कि साझेदारी की स्थापना के लिए व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फर्म में व्यवसाय ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में साझेदारी किस बात की। तो इसीलिए कहते हैं कि साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना अत्यंत आवश्यक है। और व्यवसाय भी कैसा होना चाहिए, वैध। वैध का मतलब है लीगल, लीगल का मतलब है कानूनी, मतलब गैर कानूनी काम आप नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप ए और बी दो लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं, ए कहता है कि भाई मैं भी 10 लाख रुपया लगाऊंगा, बी तू भी 10 लाख रुपया लगा, हम दोनों मिलकर के एक बेहतरीन सी कोचिंग स्टार्ट करेंगे।
और जितना भी प्रॉफिट आएगा उसे हम 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। 1:1 का मतलब होता है 1 + 1 2, 1/2 1/2। सपोज दैट अगर मान लीजिए भविष्य में आने वाले समय में कोचिंग में 1 साल में 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उस कंडीशन में जो 50,000 रुपये का 1/2 मतलब 25,000 रुपये है वो ए पाएगा, और जो 50,000 रुपये का 1/2 हिस्सा है माने 25,000 रुपये, उसे कौन पाएगा? बी पाएगा। ठीक है जी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में साझेदारी है क्योंकि कम से कम 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में आपसी संबंध है, ए बी का पार्टनर, बी ए का पार्टनर। तीसरे नंबर पे ये दोनों मिलकर के किसी एक व्यवसाय को भी कर रहे हैं, और व्यवसाय भी कैसा है? वैध। क्योंकि हमारे देश में कोचिंग चलाना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है। अगर आप अच्छी तरीके से उसे चला रहे हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में ये कहा जाएगा कि ए और बी मिलकर के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए ए और बी आपस में ये प्लान करते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ेंगे और उनसे पकड़ करके जो है वो भीख मंगवाएंगे, और जितना भी पैसा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम आपस में बांट कर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या ये ए और बी 2 व्यक्ति तो हैं, इनके बीच में आपसी संबंध भी है, क्या ये व्यवसाय कानूनी है? नहीं भैया, इस कंडीशन में तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गैर कानूनी काम है। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, दूसरे नंबर पे उनके बीच में आपसी संबंध हो, और तीसरे नंबर पे वो व्यवसाय कर रहे हो, और व्यवसाय भी भैया कैसा होना चाहिए? कानूनी व्यवसाय होना चाहिए, गैर कानूनी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से ए और बी आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि भाई हम चंदन की लकड़ी का जो है वो, जो चंदन की लकड़ी है उसका व्यवसाय करेंगे। जैसे आपने देखा था पुष्पा मूवी में, झुकेगा नहीं साला। तो ऐसी वाली व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए, वो गैर कानूनी काम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको व्यवसाय करना है, लेकिन कैसा व्यवसाय होना चाहिए हमेशा ध्यान रखना, कानूनी व्यवसाय आपको करना है, वैध व्यवसाय करना है, लीगल बिजनेस हमेशा आपको करना है। अच्छा, एक केस स्टडी और, अगर मान लीजिए ए और बी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि भाई ए कहता है मैं भी 10 लाख रुपए लगाऊंगा, बी तू भी 10 लाख रुपया लगाएगा, और हम दोनों मिलकर के जब ये 20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और इससे एक बेहतरीन सा हम एक हाउस खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, और इस घर को जो है वो हम 1 लाख रुपए साल किराए पर उठा देंगे, और जितना भी किराया आएगा उसे हम आधा आधा 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि 1:1 का मतलब 1/2 1/2, माने जो 1 लाख रुपए का 1/2 हिस्सा है, 1 लाख रुपए का जो बाबूजी आपका 1/2 हिस्सा है माने 50,000 रुपए, वो तो एक के खाते में जाएगा। और जो 1 लाख रुपए का कितना 1/2 हिस्सा है माने 50,000 रुपए, वो किसके खाते में जाएगा? बी के खाते में जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या ये बिजनेस है? यहां पर देखो, क्या इन दोनों के बीच में ये कहा जाएगा कि ए और बी मिलकर के किसी एक साझेदारी व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं? बताओ। तो आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो हैं, इन दोनों के बीच में आपसी संबंध भी है, लेकिन यहां पर ये दोनों मिलकर के किसी व्यवसाय को नहीं कर रहे हैं। फिर ये क्या कहलाएगा भैया? अगर ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी भैया को ओनरशिप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सह स्वामित्व। और उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि ए और बी एक दूसरे के इस संपत्ति के जो है वो को ओनर है, सह स्वामी है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसीलिए कहते हैं कि साझेदारी के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, उनके बीच आपसी संबंध हो, और तीसरे नंबर पे वो किसी वैध व्यवसाय को करें, व्यवसाय करें, लेकिन व्यवसाय कैसा होना चाहिए? लीगल। चौथे नंबर पे बाबूजी आपसे कहते हैं कि साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार कर लिया है। लाभ को आपस में बांटने का, तो इसका मतलब चौथे नंबर पे जरूरी है लाभ का विभाजन। मतलब साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों के बीच लाभ के विभाजन का होना बहुत जरूरी है, भले ही हानि का विभाजन हो अथवा ना हो।
ठीक है जी। 5वें नंबर पे कहते हैं करार कर लिया है। तो मतलब यहां पर जरूरी है उन दोनों के बीच में किसी एक एग्रीमेंट का होना, करार का होना, जो कि या तो लिखित रूप में हो सकता है या कि मौखिक रूप में हो सकता है। लेकिन साझेदार प्राय जो है वो लिखित अनुबंधी करते हैं ताकि उनके बीच में भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो, जो कि उनमें से किसी एक, दो अथवा सभी की ओर से संचालित किया जाता है। मतलब यहां पर जो 6 नंबर पे हेडिंग बनेगी आपकी, वो बनेगी सर व्यवसाय का संचालन। मतलब साझेदारी के लिए व्यवसाय के संचालन का होना बहुत जरूरी है। अब व्यवसाय का संचालन का मतलब यह है कि बिजनेस या तो हो सकता है कि एक पार्टनर चला ले, दो चला ले, या तीनों मिलकर के चला लें। ठीक है जी। आई होप कि ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने चर्चा करी क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। ये बताया कि क्लास 12 के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आज हमने स्टार्ट करा जिसका नाम था अकाउंट्स। अकाउंट्स में भी हमने बताया कि कितने सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है जिसके अंदर आज हमने साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के ऊपर अच्छे से चर्चा करी है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे साझेदारी संलेख के ऊपर कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। थैंक यू।